बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इंतखाबात 2024 के बाद जो बनने वाली हुकूमत है उससे काफ़ी लोगों को नाउमीदी ज़रूर होगी, लेकिन मुझे कुछ उम्मीद इस वक्त मुंतखब उम्मीदवारों से हुई है। मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से बात कर रही हैं वो एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है कि कहीं माजी में कोई गलतियाँ हो गई हों, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम माजी की गलतियों को रोते पीटते हुए आगे के फ्यूचर को ना देखें। हमें इस वक्त अपने मुस्तकबिल को देखने की ज़रूरत है। मरीम नवाज साहिबा के बयान पंजाब के हवाले से और पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून के हवाले से उनके इक़दामात इस वक्त तक तो हमें नज़र आते हैं बड़े पॉजिटिव साइन हैं। इसके अलावा आगे शहबाज शरीफ साहब के बयान भी हमें बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आज जो कुछ उन्होंने कहा, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा पॉजिटिव है कि आगे मुल्क को किस तरह से लेके चलना है। एक होती है सियासत और एक होती है अपनी सियासत को भी बचाना। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म और एक ऐसे वज़ीर आज़म मुल्क की तारीख में जो कंटिन्यू दूसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बने, ये एक एजाज़ हासिल है। जैसे बने जैसे आए वो एक अलग मसला है कि किसकी सीट कैसे आए और नून लीग में से उन्हीं का क्यों इंतखाब किया गया है। लेकिन बहरहाल ये भी आवाम को सोचना चाहिए, कुछ भी है एक अच्छी चॉइस है, इसको ज़रा आपको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तीसरी अच्छी बात क्या हुई है? तीसरी अच्छी बात ये हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों हमें साथ भी नज़र आते हैं। दोनों एक साथ बैठ के बात करते हैं, कौम से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने इम्कानात और फ्यूचर प्लानिंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा साइन है। एक और अच्छा साइन क्या हुआ है? एक और अच्छा साइन ये हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट में जो हम काफ़ी दिनों से प्रोग्राम में कह रहे थे कि कराची का क्या होगा अगर सिंध गवर्नमेंट का इत्तेहाद और इसी तरह से जो लफ्ज़ों की गोला बारी है वो MQM और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान होती रही तो आगे क्या होगा। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात को रखा गया है और बिलावल साहब ने कहा है कि जो इख्तियारात को निचले दर्जे पे देने वाली बात है उस पर अमल गौर ज़रूर किया जाएगा। हम आगे बात करेंगे। मुराद अली शाह ने भी इस पर कहा कि अगर MQM कोई बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। मसला कहाँ खड़ा हो रहा है? मसला यहाँ खड़ा हो रहा है जनाब कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, आप कुछ भी उसको कह लें, कि जिसमें जम हो गई है तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मखसूस नशिस्तों का मामला था। मखसूस नशिस्तों के मामले में फ्लॉ ज़रूर है। यहाँ भी ये बात तहरीक इंसाफ वाले करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कुछ फ्लॉज तहरीक इंसाफ से भी गलतियाँ काफ़ी हुई हैं। बल्ले के निशान वाली बात हुई थी। बल्ले के निशान वाली बात पे पूरी कौम ने उस पूरी कार्रवाई को, तमाम कार्रवाई को टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखा था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि गलती किससे हुई थी। क्या PTI से खुद गलतियां हुई या फिर जो कोर्ट उस वक्त बात कर रही थी उस पर बात करनी चाहिए थी। कानूनी तौर पे जितने मसाइल थे अगर उसको देखा जाता उस वक्त, या ये बात देखी जाती, सुप्रीम कोर्ट ये देखती कि जनाब ठीक है कौमी सतह पर एक बड़ी पार्टी है, इसको इस वक्त हम कहते हैं कि आपको एक हफ्ते का हम वक्त दे देते हैं और आप चीज़ों को बेहतर करके लिया है, ठीक है जनाब अपने निशान पर ही आप कर लीजिए। लेकिन ये भी आगे सुप्रीम कोर्ट पे बात आती कि अगर ऐसा फैसला सुना दिया जाता तो तारीख ये कहती कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद किसी एक जमात की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। दूसरा फ्लॉज यहाँ पे क्या हुआ तहरीक इंसाफ से, जो मखसूस नशिस्तों वाली बात है उसमें एक साफ सी बात है कि पहले से नामों की लिस्ट जमा करवाना इलेक्शन कमीशन को जरूरी थी, जो कि तहरीक इंसाफ ने नहीं जमा करवाई, जिसकी वजह से मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनको हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये बात अभी भी पिटीशन जो है वो कोर्ट में दाखिल थी और इस पर अभी हलफ बर्दारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि हलफ बर्दारी भी कर दी गई, जिसके ऊपर सवाल भी गौहर अयूब साहब ने उठाया है। और साथ ही साथ इस वक्त महमूद खान अचकज़ई जो कि सदारती उम्मीदवार हैं, आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकज़ई दोनों ही सदारती उम्मीदवार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने इस बात की दरख्वास्त दी थी कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ हो जाता सदारती इंतखाबात को रोका जाए। अब इस पर कितना उस चीज़ होगी, क्या अमल दरामद होगा, क्योंकि कोर्ट ने जो बात की है वो तो इस वक्त तक नहीं मानी गई। अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि जनाब ठीक है ये कोर्ट ने ज़रूर ये बात कही होगी, लेकिन ये इन असेंबलियों पे लागू नहीं होती है। ये भी फेडरल वाले मामले को देखा जाएगा। मसला सिर्फ ये है तमाम रूदात का कि अगर चीज़ें हम इसी तरह से लेते चलेंगे तो क्या पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। हम IMF को लेटर लिखना चाहते थे, हमने लिख दिया। IMF ने क्या जवाब दिया जनाब? यही जवाब दिया कि उसका अंदरूनी मामला है, हम इस पर बात नहीं कर सकते।
कब तक आप मैं ना मानू वाली सियासत को लेके चलते रहेंगे? अपोजिशन में बैठना गलत नहीं है। अपोजिशन एक हेल्दी अपोजिशन की तरह काम कर सकती है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। हम अपने बहुत से प्रोग्राम से बात कर चुके हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के लिए ये बैक अप नहीं था, बैक सीट होना नहीं था, बल्कि एक बैकअप था। आपका ये इंतखाबात इस दफ़ा के 2024 के तहरीक इंसाफ के लिए एक सबसे बड़ी कामयाबी है जो उसको आगे नज़र आएगी। इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है उसको उसी तरह से काम करने देना चाहिए जिस तरह से अभी हो रहा है। उसमें अपोजिशन में बैठ के उनकी चीज़ों को देखना चाहिए, मंसूबे देखने चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि कब तक हम ये गैर मुस्तहकम सूरत हाल को निपटते रहेंगे, देखते रहेंगे, मामले हल नहीं होंगे। कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। आप तजियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आपकी तरफ चलते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, काफ़ी तवील हो गया, मजीद कुछ कहूँगी नहीं, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है इमरान खान साहब के साथ जो हुआ उन्होंने ना कभी सोचा था और ना कभी उन्होंने प्लान बनाया था। वरना आमतौर पे सियासी लोग क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो है पहले से ही प्लान करते हैं कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो नेक्स्ट कौन बनेगा, फिर उसके बाद किस तरह से सियासी तंजीम जो है आगे चलेगी। आपने देखा इलेक्शंस के दरमियान फिर वही प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि जनाब किसको चुना जाए। फिर अचानक से नाम जो ऐसे नाम आए जो कि इससे पहले चंद सालों में हमने पीटीआई में सुने नहीं थे। फिर ऐसे ओहदे मिले लोगों को। तो इस किस्म के हैपेजिटली जब चीज़ें होती हैं तो बहुत सी जो लीगल चीज़ें होती हैं वो मिस हो जाती हैं। जैसे कि आप इलेक्शन से पहले उनको पहले ही नाम जो है देने चाहिए थे कि जनाब के ये जो है हमारे ये कैंडिडेट्स को हम लेके आएंगे अगर हमें सीट्स मिलती हैं। तो प्लानिंग के तहत अभी तक पीटीआई नहीं चला, वो वक्त के साथ अचानक से जो भी होता है और उनके फैसले ऐसे ही हो रहे हैं। दूसरी बात रही कि जनाब क्या ये जो जितने भी सियासी लोग एक हो गए जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, फिर इन्होंने हुकूमत आए पीडीएम के जरिए बने, फिर दोबारा यही चेहरे आज हम देख रहे हैं। अब बात ये सवाल कि हमारे जो अवाम है उनके मसले हल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मसला यही रहा है पाकिस्तान का। बल्कि मैं चंद सालों पहले चले जाता हूं, सन 2017 से लेके अभी तक हमारा मसला ना पीटीआई हल कर सकी है, ना पीपल्स पार्टी, ना एमक्यूएम, ना नवाज शरीफ। क्योंकि हमने ये देखा कि 70 रुपए का पेट्रोल जो है वो 332 तक चला गया और इसी तरह 100 रुपए का डॉलर जो है वो 307 रुपए तक चला गया। तो अब ये बात करनी है कि जी मुल्क का हालात कैसे बदलें, क्योंकि मुल्क को हम अगर हालात की बात करें, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है ना तो उसके अंदर सबसे पहला काम ये कीजिए कि जनाब आप उसके पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दीजिए, उसका लैंड ट्रांसपोर्ट, उसका सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट इदारों के हवाले कर दें और उसे महंगा कर दें। फिर किसी मुल्क को और तबाह करना है वहां पे महंगाई ले आए ताकि अवाम बेरोजगार हो जाए। तो आजकल जो जंग हो रही है वो बंदूकों की नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वो होती है जी मईशत की जंग। जब किसी भी मुल्क के अंदर आप देखेंगे महंगाई होगी, बिजली महंगा होगा, इसी तरह आप देखेंगे गैस महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, और फिर जितने कौमी इदारे हैं जब हम उन्हें बेचना शुरू कर देंगे तो आखिरकार हमारे पास कोई ऐसा कौमी इदारा नहीं बचेगा जिससे कमा के मुल्क चलाया जाए। फिर वही होगा, टैक्स का बोझ जो है अवाम पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि मुल्क तो चलाना है। मुल्क के अखराजात चलाने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो जो कौमी इदारे हैं वो पैसे कमाएं और उसी कमाई से वो अपना मुल्क चलाए, या अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डालते जाएं और अवाम से ले। तो अब जो सूरत हाल बन रही है बड़ी यहाँ पे इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन नजर नहीं आ रही, मगर खबरें और उम्मीदें हम सबको अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि हम सब उम्मीद से हैं कि जनाब अब जो है महंगाई खत्म होगी, कम होगी। नहीं होगी सर। अब देखिए महंगाई खत्म हो ही नहीं सकती। उसकी वजह यह कि बिजली का बिल, मुझे बताइए अगर बिजली का बिल नीचे नहीं आएगा तो क्या सनत चल सकती है? क्या हमारे घरेलू अखराजात कम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बिजली का बिल सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना जनाब। दूसरे बिजली के बिल के बाद अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमें मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं आएगी, 75 रुपए वाला जमाना
जो कि जमाना नहीं है। मैं कहूंगा 2018 और 17 की मैं बात कर रहा हूं। हम वो दिन अगर देख सकें तो फिर मैं कहूंगा हाँ जी, तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। मगर अगर हम बात करेंगे जनाब के 332 से आज हम कौन सा 280 पे फाइनेंस खड़े हो मिनिस्टर गए। हमारे पास मौजूद है ऐसा कि जो तब्दीली लेके आ जाएगा? कौन से हमारे पास ऐसे मीशत के चैंपियन सरदार बैठे हुए हैं जो चीज तब्दील करेंगे? देखिए हमारे मैं तो पास सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, करना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। जी, पाकिस्तान के पास जी। किसी चीज का मुश्किल नहीं है, लेकिन प्लान कौन ला के देगा? देखिए हमारे, आपने बहुत अच्छी बात की, पाकिस्तान के पास एक से एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। मगर अब क्या ये जो फैसले कर रहे हैं, क्या हम आईएमएफ की बुनियाद पे कर रहे हैं? क्या हम बैरूनी जो प्रेशर्स आते हैं उसकी बिना पे कर रहे होते हैं? तो हमारे जो फैसले हैं, अगर हम कहते हैं जनाब आईएमएफ के, तो आईएमएफ के शरायत होते हैं कि जनाब टैक्स बढ़ा दी जाए, बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाए, गैस बढ़ा दी जाए। आईएमएफ की अगर हम बात नहीं सुनते हैं तो वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक आपको नहीं देता। चलें, बहरहाल बात करते हैं मजीद और मौजूआत पे भी। यहाँ मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सलमान रहमान साहब, तजियाकार है अफसर प्रोग्राम में। आपको वेलकम करते हैं। सलमान, आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है। सलमान, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने थोड़ा सा इस बात का जिक्र किया था कि कुछ फ्लॉज पीटीआई की तरफ से रह गए थे, लेकिन उन फ्लॉज पे या तो अदालत ये कह सकती है कि जनाब इतनी बड़ी पार्टी है तो ठीक है, हम एक आध हफ्ते का टाइम दे देते हैं, आगे आप मसाइल को हल कर लें। एक तो ये जरिया होता है, चाहे बल्ले के निशान पे हुआ। मखसूस नशिस्तों के मामले में भी पीटीआई के वर्कर्स या पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है, जो उसको वोटर है, कि शायद एक और दफा उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन फ्लॉज के बारे में किसी को ये नहीं पता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि तहरीक इंसाफ जिसमें जम हो चुकी है, उन्होंने पहले नाम नहीं जमा करवाए। तो एक बड़ा फ्लॉस है ये। क्या समझते हैं, मामला कोर्ट में तो चला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, क्या पहले की तरह ही फैसला करना चाहिए कि ठीक है हम कानून को देखते हैं, या ये सोच के करना चाहिए कि मखसूस नशिस्तों पे सभी का है, जो बड़ी इत्तेहाद पे आई है या बड़े तादाद में असेंबली मौजूद है, उनके हक में फैसला होना चाहिए? क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि देखें, जो सबसे पहले तो ये बात है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जिस पार्टी ने भी जिस रेशियो से सीटें जीती हैं उनको मिलना चाहिए, उसमें चाहे वो पीटीआई हो। अगर पीटीआई ने कोई और इंडिपेंडेंट इंतखाबात लड़ा था तो ये भी उस वजह से लड़ा था क्योंकि उनका इंतखाबी निशान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उनके पास नहीं रहा था। लेकिन ये सबको पता है, कोई चांद पे तो हम रहते नहीं है, सारों को पता है कि ये जो सारी पार्टी है ये बेसिकली जो जम हुई है सुन्नी तहरीक के अंदर, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर। सर, तहरीक कह देंगे तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, तो मेरा ख्याल ये कि उनको सीटें मिलनी चाहिए, अभी ये उनका हक है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो ये जो सारा सिस्टम है जिसमें ये सारी मखसूस सीटों का सारा चक्कर है, गोरख धंधा है, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर। ये सारा सिस्टम जो है ये बेसिकली उम्रा और खास को नवाजने के लिए बनाया हुआ है, और उसी चक्कर के अंदर जो है ये तमाम जो सीटें होती हैं इनकी बंदरबाट की जाती है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान से इस पूरे सिस्टम को ही जो है ये जो असेंबली में मखसूस नशिस्तों का सिस्टम है, डायरेक्ट जो सीटें हैं उनके अलावा बाकी कोई सीटें होनी ही नहीं चाहिए। वरना उसमें जिस तरह सेनेट के अंदर सीटों की बंदरबाट होती है और जिस तरह से जो है उसकी खरीदो फरोख्त होती है, तो इन मखसूस नशिस्तों का भी यही हाल है। उनकी यूटिलाइजेशन है जो सियासी जमातें करती हैं, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि अपने जो मंजूर नजर लोग होते हैं उनको नवाजने के लिए, उनकी लालच के लिए, या फिर जो है इन सीटों की खरीदो फरोख्त के से इनको बांटा जाता है। तो मेरे लिए तो ये जाती ख्याल ये है कि ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये सिस्टम है, तो जब तक ये सिस्टम है और जिस लिहाज से, जिस हिसाब किताब से इस सिस्टम के रूल्स हैं, उस हिसाब से पीटीआई को, क्योंकि उन्होंने सीटें जीती हैं, तो उनको भी ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। वरना ये मखसूस नशिस्तें जो उनको नहीं मिलनी वो दूसरी पार्टियों को नहीं देनी चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। सलमान रहमान साहब, एक और दफा भाई बहन हमें एक साथ नजर आ गए बैठे हुए। कुछ पहले भाई बहन बन जाते हैं, कराची की सड़कों पे बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगते हैं, वही चोर और डाकू एक दूसरे को भी कह रहे होते हैं। आज फिर भाई बहन बने हुए थे और एक दूसरे की बातों की तायीद भी हो रही थी। लगता है सिलसिला आगे तक चलता रहेगा? शिद्दत गम में जरा भी कमी ना आई, दर्द दर्द ही रहा, उल्टा भी लिखा सीधा भी लिखा।
बात ये है, पाकिस्तानी सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जब तक ये सिस्टम इस तरह मौजूद रहेगा, पाकिस्तान के अंदर जो है तब्दीली नहीं आएगी। आप मेरे जो पिछले प्रोग्रामों में हम लोग ये बातें करते रहे कि जो इलेक्शन से पहले जो लड़ाई चल रही है और जो सारा दिखावे की जो तू मैं चल रही थी, तो इलेक्शन के बाद इन्होंने एक ही जगह पे होना था। तो ये तो अब पाकिस्तान के अवाम भी इतने बेवकूफ नहीं है और पूरा एक बार हो नहीं रही, बार बार हो चुका है। तो सबको पता है कि ये तमाम सियासी जमातों का जो बुनियादी मकसद है वो इनके अपने मफादात हैं। इसमें पाकिस्तान की ना कोई बेहतरी है, ना कोई पाकिस्तान में कोई बेहतरी लाने की इनकी जो ख्वाहिश है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये इकट्ठे नहीं होते। ये सारी सियासी पार्टियां, चाहे वो XYZ जो भी पार्टी हो, उनमें सारा मसला जो है वो जाती मफादात ही है। अच्छा सलमान, शहबाज शरीफ साहब अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़रा एहतियात से भी बात करनी चाहिए। जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बड़े आराम से किसी पे कह रहे थे कि अशराफिया पे बोझ आएगा, ये जितनी भी चीज़ें हम कर्जों में डूबे हुए हैं, तो क्या अशराफिया के इन्वर्टेड कॉमर्स में वो खुद भी तो आते हैं, तो फिर क्या वो अपने प्रोटोकॉल्स ख़त्म करेंगे, अपनी मराद को ख़त्म करेंगे, अपनी काबीना की फ़ौज को जो है कम करेंगे, या अभी तक तो कम करने का वो कह रहे हैं, पता नहीं आगे बढ़ाएंगे क्या होगा, मुझे लगता है बढ़ाने की तरफ ही जाएंगे। किसको कह रहे हो, कैसे अशराफिया की तरफ जाएंगे? क्या अशराफिया को पीछे करना आसान बात है या उनसे टैक्सेस वसूल करना आसान बात है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उसमें अशराफिया को नवाजने के लिए ही तमाम लॉज बने हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब इसमें कोई तब्दीली ला सकेंगे, और ऐसी इस वजह से भी नहीं हो सकेगा कि उन्होंने कोई 2/3 अक्सरियत जो है वो एक नहीं हासिल कर ली है इंतखाबात के नतीजे में। वो खुद एक जो है बेसाखियों पे मबनी जो है हुकूमत पे के वज़ीर आज़म है। तो वो इस तरह के इनकलाबी इक़दामात मेरा नहीं ख्याल है कि ले सकेंगे, जिनसे उनके जो आसपास के लोग हैं, जिन बैसाखियों पे वो खड़े हुए हैं, जो उनके आसपास जो लोग हैं उनके मफादात हैं उससे, तो उनके मफादात को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। सलमान मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि स्टूडियो में नदीम से चलता आ रहा है। जी नदीम बाकी मौलवी साहब भी मौजूद हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, ये बात कहना भी एक बड़ी हिम्मत की बात है कि अशराफिया को बोझ भुगतना होगा। और यहाँ पे अगर IMF की बात की जाए तो IMF भी ये कहता है कि हम पाकिस्तान के अवाम पे नहीं बोझ डाल रहे हैं, हम यहाँ की अशराफिया पे टैक्स देने की बात कर रहे हैं। ये अगर उन्होंने कहा है तो आप क्या समझते हैं कि पीछे किसी ने कहा होगा या कोई सपोर्ट होगी, कोई बैक होगा कि आप ये बात करें? क्योंकि करने के बाद करना भी पड़ता है। वाकई आपको लगता है कि वो सीरियस होंगे इस मामले में, कर लेंगे? देखें, अगर IMF की शराइत हैं तो चाहे आप चाहें या ना चाहें आपको करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? जो अमीर लोग होंगे उनके पास एक ही जरिया होगा कि जनाब अपना बोरा बिस्तरा बंद करें और दूसरे मुल्क में चले जाएं, क्योंकि अमीर लोगों को कोई भी सिटीजनशिप दे देता है। तो यहाँ से आपको याद होगा एक ज़माने में बहुत से टेक्सटाइल ओनर्स बांग्लादेश चले गए थे। उसकी वजह यह कि देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब महंगी हो जाएगी, जब अमीर आदमी कमाएगा ही नहीं, तो फिर उसके वो बेस नहीं बनती है कि जनाब कि वो इधर आके बैठे अपने पैसे लगाएं, क्योंकि एक तो कारोबार नहीं, दूसरी बात अगर कारोबार की हम बात करें तो कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, बिजली की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको उसके अलावा टैक्सेस बढ़ जाते हैं, आपको गैस की दस्तयाबी नहीं होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को लेके जब इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो उसे इंटरनेशनली दुनिया से compete करना पड़ता है। तो वो अगर बाहर ममालिक से compete करता है, कोई आपका सामान खरीदेगा नहीं। अगर अपनी मुल्क में बेचना चाहता है तो लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म होते जा रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग लोकल प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद पा रहे। तो जो कंपनी, जो फैक्ट्रियां जो इतने अरबों रुपए लगाते हैं, उनका जो माल है वो फिर बिकेगा नहीं, तो वो फिर अपनी कंपनी रैप अप करके चले जाएंगे। और फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में बाहर के लोग आएंगे और यहाँ हमारे सारे असासे खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सस्ता है। वो $1 लेके आते हैं तो उन्हें 280 रुपए मिलते हैं। मगर पाकिस्तान में हम अपने ही पैसों से अगर कोई कारोबार खोलना चाहते हैं, हमें नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि एक घर भी का अगर हम बात करते हैं
तो अब करोड़ों में घर चला गया है। अगर हम बात करते हैं दुकानों की, वो करोड़ों में चले गई है। करोड़ बोलते हुए आसान लगते हैं मगर कमाने में बहुत मुश्किल होता है। फिर आप अगर एक छोटी सी दुकान भी लेते हैं, उसके ऊपर 36 किस्म के लोग टैक्सेस की सूरत में आ जाते हैं। हाँ, आप देखें ना, एक टैक्स नहीं है हमारे पास, 36 किस्म के टैक्सेस है। फिर उसके अलावा आप देखें, टैक्सेस के अलावा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम ऑन एयर भी नहीं कर सकते। यानी कि आपको पता है, जो प्रेशराइज किया जाता है ताजिर हजरात को, कारोबारी हजरात को, तो उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। आज भी हम महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि जनाब यहां पे छापे मार दिए, यहां पे कर दिए। मेन चीज हमें ये देखना चाहिए कि सोर्स कहां है, ये महंगाई हो क्यों रही है। महंगाई इसलिए हो रही है कि जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ कॉस्ट उसकी महंगी पड़ रही है, चाहे वो दाल हो, आटा हो, कुछ भी हो। बात करती हूँ करोड़ की, आपने बात की करोड़ शायद हम आम आवाम को मुश्किल लगता हो, लेकिन हमारे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के भी एक एक घर अगर आप जाके देखें तो 80-80 करोड़ रुपए के हैं। दुआ वही है कि जनाब सभी के पास 80-80 करोड़ के घर आ जाएं, तो क्या ही बात है। एनी आगे चलते हैं, सलमान आपकी तरफ आएंगे। सलमान, तहरीक इंसाफ के साथ कहा जा रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं अच्छा भी हो रहा है? ये सब कुछ चीज़ें बड़ी फेवर में जा रही हैं, ये मफाहिमत वाले रास्ते क्या खुल गए हैं और बैकडोर से कोई राब्ता हो चुका है, लगता है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरा जाती ख्याल यही है कि कुछ ना कुछ नरमी जरूर हो रही है और होनी भी चाहिए। देखिए, इंसानी फितरत में भी यही है कि जो वाकयात होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ उनके ऊपर से जो इंसान का दिल नर्म हो जाता है, चाहे वो जितनी भी तल्ख बातें हों। तो मेरा ये जाती ख्याल ये है कि जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा था इतने अरसे में, तो उसमें भी अब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नरमी आना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जो हुकूमत जिस तरह से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल जिस तरह से निकालना चाह रही है, तो उसमें कॉन्फ्रंटेशन में जाके और इतनी बड़ी जो एक जमात जिसने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा वोट पाकिस्तान के इस हालिया इंतखाबात में हासिल किए हैं, तो उसके साथ हेड टू हेड जो है वो कॉन्फ्रंटेशन करके जो है वो हल नहीं निकाला जा सकता। तो उनको भी सिस्टम के अंदर लेना पड़ेगा और उसके लिए ही जो CBMs हैं छोटे छोटे वो हो रहे हैं इस वक्त, और वो दोनों तरफ से जाहिर सी बात है किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही हो रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि पीटीआई भी अपना जो रोल है वो असम्बलियों के अंदर बेहतर अंदाज से निभाएगी और इस हुकूमत के ऊपर तनकीद तो करेगी, लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ बहुत ज्यादा कोई ऐसा एग्रेसिव स्टांस नहीं लेगी जिसकी वजह से इस हुकूमत की ये हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाए। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये बात आपस में एक हद तक, किसी हद तक जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और इसी की वजह से इस तरह के कॉन्फ्रेंस CBMs लिए जा रहे हैं, जिनमें अभी आप देख रहे हैं कि जो 9 मई के सिलसिले में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था और उनकी जमानतें नहीं हो रही थी। तो जो लोग ज़ाती तौर पे उसमें मुलव्विस नहीं थे या जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं है, तो उन लोगों की जमानतें बड़ी तेजी से हो रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब, आपका जो है वो तज़िया आ गया। नरमी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। यानी कि आप एक तरफ तो कौम को बता देंगे फला हमसे मुज़ाकरात करने के लिए मजबूर हो गया है, बल्कि आप ये समझते हैं दूसरा कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी हो सकता है कि बात कर रहा, लेकिन एक तरफ आप पूरा सोशल मीडिया अपने घेरे में लेके मज़ीद किसी इदारे के खिलाफ बात करें। थोड़ा सा बचना चाहिए इस बात से, एक बारीक लकीरें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उस वक्त ये भी कहा जाता है कि एक्सपोर्ट जो है हमारे मुल्क की वो बुलंद तरीन सतहों पर रही पिछले 3 साल 7 महीने की गवर्नमेंट में। कोई ये नहीं सोचता कि जब हमने एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि हमारे पास खुद खाने के लिए चीज़ें नहीं बची, बल्कि हमें अपने खाने के लिए दूसरों से मंगवानी पड़ रही थी। जो हम पैदा कर रहे थे हम वो सारी जो है वो बाहर बेच रहे थे। कोई फार्मूला नहीं है आपके पास मुल्क चलाने का, ना पहले गवर्नमेंट के पास थी, कुछ नहीं तो दूसरी गवर्नमेंट आती है 16 महीने की, वो इम्पोर्ट बंद कर देती है कि कोई भी चीज़
इंपोर्ट नहीं होंगी। अब जिनको खाम माल चाहिए था वो क्या करते? कुछ खाम माल तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपके पास अगर किसी मुल्क के पास नहीं है तो उसको दूसरों से ही मंगवाना है। नहीं जनाब, कुछ भी नहीं मंगवाना, कुछ नहीं करना। कितने एक्सपोर्टर्स ऐसे थे जिनको मसला हुआ, कितनी चीज़ें ऐसी थी जिस पे मसाइल पैदा हुए। कागज़ की इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज को मसाइल हुए, गाड़ियों पे मसले हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम्स खड़े हुए, पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेडिकल की दुनिया में हमें बड़े मसाइल हुए, लेकिन ये आगे किसी के पास प्लानिंग नहीं है। सब अपनी चीज़ें ही बता रहे हैं। आपकी तरफ चलते हैं नदीम, बाकी मौलवी सब अपने प्लान्स बता रहे हैं। कोई कहता है हम हेल्थ कार्ड दे देंगे, कोई कहता है हम कुछ दे देंगे, लेकिन किसी के पास कोई पैसा है, बजट है पीछे के बात कर सके। देखिए, जो महंगाई की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। एक सेकंड सर, इकबाल साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। जी सर, आप कंटिन्यू। देखिए, हम महंगाई की बात करते हैं। कोई भी जहाज आता है, किसी भी बंदरगाह में लगता है, अगर बंदरगाह की कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर है उसकी कॉस्ट के ऊपर आएगी। हम अगर बात करें सी पोर्ट की, जितने भी है, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, टैरिफ बढ़ रहा है। अब वो जब टैरिफ बढ़ता है तो क्या होता है, जो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे होते या एक्सपोर्ट कर रहे होते तो वो हम पैसे दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जी हम ओनर से ले रहे हैं। नहीं, ये कॉस्ट बढ़ रही होती है। लोग इस तरह से सोचते नहीं है कि भाई जो जो इदारों के अंदर हम जो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जनाब स्टीवेडोरिंग हो गई, जहाज पे से जो सामान निकालते हैं, जो पहले अगर फर्ज करें 100 रुपए की उसकी मजदूरी होती थी, उसको आप 150 200 तक ले जाएंगे तो चीजें महंगी होंगी। तो आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। फिर हम इदारों की बात करते हैं, जो इदारे पेट्रोल या ऑयल खरीदते हैं, कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है। जब चाह टेंडर खोल दिया, महंगा हो तो महंगा तेल ले लेते हैं, और जब सस्ता होता है तो हम तेल नहीं खरीदते। ये प्लानिंग से चलते हैं मुल्क। हमारे यहाँ एडॉक बेसिस पे चल रहा है जनाब, बस 15 दिन बाद हमें फौरन ऑयल खरीदना है। फिर जनाब दवाइयों की बात करें, आपने खुला हाथ दे दिया जनाब कि आप जो मर्जी कीमत चाहे करें। ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो दवाइयों की जो महंगी हुई है, क्योंकि आपने उनको ऑथराइज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, कुछ मखसूस जो जरूरी दवाइयां ना उसको हम सिर्फ कंट्रोल करेंगे। जनाब अगर आप हर चीज खुला हाथ दे देंगे, महंगाई बढ़ते चले जाएंगे। जनाब पीआईए भी बेच दें, जो 20,000 की जो टिकट थी कराची से लाहौर की, वो फिर 70,000 की हो जाएगी। प्राइवेट एयरलाइंस है, आपके पास कोई चीज सिस्टम के हिसाब से, वो जनाब ये खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहे हैं इदारे, तो उस खसारे को रोकिए। बेचना हमारा काम नहीं है, हम अपने इदारों को बेहतर नहीं करते। आप 2 से 3 दफा प्रोग्राम में इस पर कह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कि नहीं होना चाहिए, चीजें बड़ी हो रही हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का जो पहला प्लान हमें नजर आ रहा है वो तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। देखिए, बात वही है कि एक आप स्टील मिल की बात करें, आप पीआईए की बात, आज स्टील मिल बंद हुए जमाना हो गया, मगर जितने लोगों ने स्टील मिल की कंपनियां लगाई थी वो एक कंपनी से 4 कंपनी के मालिक बन गए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो डिविडेंड दे रहे हैं वो कंपनियां। हमने क्या किया, बंद करके रख दिया सियासी तौर पे। हम क्या करते हैं, या बंद कर देते हैं या बेच देते हैं, और फिर उसके ऊपर एक अवाम के जहनों में डालते हैं जी व्हाइट एलिफेंट है, पीआईए पैसे खा रहा है। बिल्कुल खा रहा है, मगर उसकी वजह क्या है, चलाने वाले कौन है? हम मुल्क चलाने निकले हैं, मगर एक पीआईए नहीं चला सकते। बेच दो। फिर उसके बाद क्या होगा? हमारा अरबों डॉलर का, 6 अरब डॉलर से ज्यादा जो हमारे पाकिस्तानी लोग टिकट खरीदते हैं, वो 6 अरब डॉलर हर साल का आपका बाहर मुल्क चला जाएगा, और वो ऑफिशियल वे में जाएगा, क्योंकि आपके प्राइवेट एयरलाइंस जो है बाहर की, वो आएंगे ले जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ खुद जब मैं सफर करती हूँ तो मैंने ये चीज देखी है कि जो हम पीआईए का भी टिकट लेते हैं, बाजू का दूसरी पूरा प्लेन ही वो पीआईए को दूसरों को लेना पड़ता है। मतलब आप ये सोचें कि हमारी ये हालात हैं कि हमें कहीं हम टिकट किसी का लें और पीआईए के पास उस वक्त अपना बाजू का जहाज भी ठीक मौजूद नहीं होता। ये हकीकत है, ये हकीकत है, मगर हम उसको ठीक करने की तरफ नहीं आते। बिल्कुल ठीक करने की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारी सर मुझे इकबाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सर प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। इकबाल साहब मुझे सुन सकते हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। हम मसलों के हल की तरफ नहीं जाते। या तो हम क्या करते हैं कि हम उधार लेते रहते हैं या अपने असासे बेचते रहते हैं। हमें मुल्क बनाना है, तो मुल्क बनाना है। हम हमारे जो जितने भी हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि जनाब एक दूसरे को गाली गलोच करें। उनको चाहिए इदारों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। उनका काम है पार्लियामेंट में जाके कानून बनाए, ऐसे कानून बनाए जिसमें फायदा हो, आप कंपटीशन हो।
यहाँ पे कानून बनाने के ऊपर हम नई असेंबलियों में बात कर रहे होते हैं, मगर हम एक दूसरे के ऊपर कभी ऑपोजिशन गाली दे रही है, कभी हुकूमत गालियां दे रही है, आपस में लड़ रहे होते हैं। अवाम के मसले मसाइलों के लिए कानून बनाए, और कानून ऐसे जो सनतकार के लिए फायदा हो, जो ताजिर के लिए फायदा हो, जो बच्चों के लिए, जवानों के लिए। हमारे आइन में कि जी बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए, मगर आप देखिए इस आइन के ऊपर कितना काम कर रहे हैं हम लोग हमारे मुल्क को बेहतर करने के लिए। सर, वो इकबाल खान साहब असल में रिमोट पे हैं, तो उनसे पहले रब्ता कर लेते हैं, लाइन कहीं ड्रॉप ना हो जाए। इकबाल खान साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सॉरी, मैं एक्चुअली अभी इस्लामाबाद में हूँ, तो आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। इकबाल खान साहब, मैं ना मानू वाली सियासत अब भी चल रही है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त चल सकता है ये सब कुछ, या वो जमातें जिनके लिए थोड़ी सी नरम गोशा हमें देखने को मिल रहा है, उनको उसको वेलकम करना चाहिए और चीज़ों को साथ लेते हुए, तमाम लोगों को साथ लेते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए? क्या कहते हैं डॉक्टर सना? पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि कल सदारती इलेक्शन है और इंशाल्लाह बड़ी जरदारी साहब सर हो जाएंगे सदारती इलेक्शंस, लेकिन बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये डॉक्टर सना कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम पाकिस्तान की जो मेच्योर सियासी जमातें हैं वो सब एक बीच पर हैं। और जो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो इंतशार की पॉलिटिक्स 2017 से जो उन्होंने शुरू की है, उसमें अभी तक उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया। मैं समझता हूँ कि इस तरह की पॉलिटिक्स से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, और शायद इसका अंदाजा तहरीक इंसाफ के लोग लगाने के बावजूद भी इस तरफ की सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ डेवलप कर रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, सियासी जमातों को तो बाद में होगा। मुल्क को नुकसान खुदा ना खास्ता हुआ तो उसका खमियाजा हम में से कोई भी नहीं भुगत सकता। तो ये मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को भी, अगर जिस तरह आपने कहा कि थोड़ा नरम गोशा इख्तियार किया गया, तो बिल्कुल तो उनको भी चाहिए कि अपने लहजे में, अपनी गुफ्तगू में, अपने किरदार में, अपने आदाब में थोड़ा दुरुस्तगी लेकर आए, ताकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आगे बढ़े, पाकिस्तान में सियासत आगे बढ़े, और मैं ना मानूं कि सियासत का खात्मा हो सके। सर, सिंध में भी एक पॉजिटिव साइन हमें नजर आया है। MQM से आपकी बात भी हुई है, आप लोगों की तरफ से भी झुकाव नजर आया है कि ठीक है जनाब, MQM अगर कोई अच्छी बात करना चाहती है अवाम के हक में तो हम साथ हैं। क्या समझते हैं आगे चल सकेगा यह मामला? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मशहूर है कि तमाम कोलिशन पार्टनर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बावजूद इसके कि हमारे इख्तलाफ हों, तल्ख लहजे हों, तल्ख बातें हो गई हों, लेकिन सब दरगुजर कर 97 के इलेक्शन आप याद रखें डॉक्टर सना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटों तक महदूद रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना अपोजिशन का जो बेहतरीन किरदार था वो अदा किया। कमजोर अपोजिशन के बावजूद भी ताकतवर लीडर का किरदार अदा किया। तो हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छी मेजोरिटी अपोजिशन की हैसियत से मौजूद है, वो आए पार्लियामान में अपनी पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करें। सिर्फ शोर शराबी करना, बोतल्स फेंकना, जूते फेंक देना, गालियां लगाना, इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बहुत शदीद नुकसान हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। अभी तक तो हमने कोई भी इजलास नहीं देखा जब से इलेक्शन हुए कि सुकून से कोई हो गया हो। ये बड़ी हैरत की बात है। देखें जब आप शोर शराबा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दूसरी सफों में कुछ जज्बाती लोग होते हैं, फिर वो आपको जवाब देते हैं, तो माहौल खराब हो जाता है। तो इस माहौल को हमने सबने मिलकर रोकना होता है, और उन सबके ऊपर जिम्मेदारी है जिनके स्टेक है वहां पे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी सियासी जमात हो, MQM हो, तहरीक इंसाफ हो, जो कोई भी है, सबका फर्ज है कि उसको रोकें। सर, मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उसमें ख़ास पर्टिकुलर रही है पीपल्स पार्टी, हमेशा ख़वातीन की सपोर्ट भी करती रही है और एक ख़ास मकाम भी हासिल है आपकी पार्टी में, दिया जाता है, मकाम दिया जाता है। क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इस वक्त जो बात वो कर रहे हैं कि हमें पीछे रख दिया गया और हमें लाना चाहिए था, एक बड़ी जमात की सूरत में वो सामने तो आई है जी? देखिए बात यह है कि ये कानूनी इशू है ना, ठीक है। मैं कोई लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब भी इलेक्शन होता है, रिजर्व सीट के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवानी होती है, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने होते हैं, अपने कैंडिडेट वाजे करने होते हैं, जो इन्होंने नहीं किए, अब तक नहीं किया। अब ये कहने हमें सीट्स देते हैं, सीट्स नहीं दी जाती, कैंडिडेट अनाउंस किए जाते हैं आपकी जो रेशियो होता है उसके मुताबिक। तो जब तक जो इन्होंने कानूनी तकाजा ही पूरा नहीं किया, तो ये किस बात की? मसला तो खड़ा रहेगा, ये मसला तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सर आप क्या समझते हैं, वही बात मैं वापस वहाँ पे लेके जाऊंगी, नरम गोशा कोई समझे ना समझे, हमें तो नजर आ रहा है कि हो रही हैं चीजें, मफाहिमत की तरफ जा रही हैं, जिनसे वो करना चाह रहे थे वो भी शायद कर रहे हैं और थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन एक तरफ एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जनाब चूंकि कोई इनसे बात करने के लिए मजबूर हो गया तो बात की जा रही है। ये पाकिस्तान में जो इंतशार है ये अवाम की तरफ से नजर आ रहा है जी।
जी देखिए डॉक्टर सना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात से मजबूरी में बात कभी भी नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं जिनका जो स्टेट बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे बात करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन कोई आगे से अगर ये कहे कि हम तो मिलना ही नहीं चाहते, हम बात करना नहीं चाहते, तो मुझे बताएं, अगर ये कोई ये कहता है कि हम बात करना नहीं चाहते, तो हम बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त पोजीशन ऐसी थी कि अगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करती या नून लीग बात करती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर गवर्नमेंट बननी नहीं थी। जिसने हमसे रुजू किया, हमने वहाँ बात की, और डेमोक्रेसी में बातचीत के जरिए पार्लियामान को आगे बढ़ाया जाता है, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाता है। और ये नहीं होता कि मैं ना मानूं जी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को की जमहूरियत को तहलील कर दो, डेमोक्रेसी को तोड़ दो, मतलब इस्तीफे दे दो, असेंबलियां गिरा दो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये रवैया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान की सियासत को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है, दीगर सियासी जमातों को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है कि ये जो तहरीक इंसाफ का रवैया है ये पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचाए, ये तसलसल बरकरार है। और हम चाहते हैं कि हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रवैये में दुरुस्ती लाए, हम बात करने के लिए सबसे तैयार हर वक्त रहते हैं। लेकिन हम जाहिर, आप जब इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहते तो आप ये कैसे तस्वीर कर सकते हैं कि आपको कोई रिस्पेक्ट मिलेगी? तो ये पॉसिबल नहीं है डॉक्टर सना। तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, आपको अच्छा सर, इस वक्त आपकी पार्टी के तमाम फैसले ही बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, यानी कि सियासी तौर पे पाकिस्तान को बचाने के लिए भी, सियासत को बचाने के लिए भी तमाम चीज़ें बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही। मैं पर्सनली इसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सिंध को वाकई ही, कराची को वाकई ही नए फैसलों की, नई चीज़ों की ज़रूरत है। क्या आपकी पार्टी में इस हवाले से कोई प्लानिंग सामने आ रही है कि जनाब चीज़ों को बदलना चाहिए? डॉक्टर सना, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको पता है कराची को लेकर पहले ही बहुत सीरियस हैं और कराची के लिए तमाम कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिलाकर कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते हैं कि कराची तरक्की करे, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में जो माजी में डिलीवर किया, जिसकी वजह से हम बल्दियाती इलेक्शन जीते, जिसकी वजह से हम कैंटोनमेंट के इलेक्शन में खातिर को कामयाबी हासिल कर सके, जिसकी वजह से हम कराची में जो सीट हम हासिल कर सके, मजीद इसमें इजाफा हो सकता था। लेकिन यकीनी तौर पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, जैसे सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, इसी तरह हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके कि हम कराची की तरक्की के लिए, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब कुछ साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन सर कोई मंसूबे आपके इल्म में हैं कि सामने आ रहे हैं कि जनाब मजीद मंसूबे देखिए अभी तो डॉक्टर सना गवर्नमेंट बनी है, कैबिनेट बनेगी, बजट आएगा, तरक्याती काम एलोकेट किए जाएंगे, उसके बाद पता लगे कि सुबह में कराची शहर में कौन कौन से तरक्याती काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी तरफ आते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। नदीम बाकी मौलवी साहब, जिस तरह से बात हो रही है कि ये अभी IMF ने ये बात की है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय और अरेंजमेंट पर दूसरे जायजे लेने के लिए भी हम तैयार हैं। एक तरफ कहा जाता है कि हम तमाम लोग ही कर्जों में डूबे हुए हैं, एक तरफ ये कहा जाता है कि हमें IMF के पास वापस भी जाना है। जो शहबाज शरीफ साहब थे, उनकी तकरीर का शायद पहला मुद्दा ही IMF के पास जाना था। कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आप अगर समझते हैं, अगर कोई देख रहा हो और आपके समझ में आता हो कि जी पाकिस्तान में यही काम हो सकते हैं जिससे पैसा जनरेट किया जा सकता है, आवाम को रोजगार मिल सकता है, क्या वसाइल हैं पाकिस्तान के पास? देखिए, पाकिस्तान को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती इदारे बनाएं जो कि काम करें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर। उससे क्या होगा कि आवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। दूसरी जानिब जो कौमी इदारे होते हैं वो पैसे कमाते हैं, अपने ही पैसों से मुल्क को बनाते हैं। यहाँ पे देखें, बातें तो सबने की थी, कोई कह रहा था मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूंगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग की आपने बात की जी। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बाहर ममालिक में भी बहुत ज्यादा है, यूके में बहुत ज्यादा है, कनाडा में बहुत ज्यादा है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है। आमदनी है, देखिए यहाँ पे आमदनी है नहीं। और फिर अब अगर हम आते हैं छोटी छोटी बातों के आते हैं, अगर हम बच्चों की तालीम की बात करें, प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं कि हमारी सारी तनख्वाह उनकी स्कूल की फीस में चले जाती है। अगर हम उनको स्कूल भेजने के लिए बस का इंतजाम करते हैं या अपनी मोटरसाइकिल पे भी ले जाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा होता है कि वो हमारे सारी तनख्वाहें ले लेती हैं। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा महीने के आखिर में बिजली का बिल आ जाता है। बिजली का बिल इतना आता है कि हमारी आधी से ज्यादा तनख्वाहें तो बिल में चले जाती हैं। देखिए, ये सब चीजें जब होंगी तो मैं कैसे कारोबार करूंगा, मैं कैसे अपने कहां पे मुलाजिम होऊंगा, तो मैं अपना आउटपुट भी नहीं दे सकूंगा। फिर हमें लाइन में बिठा के वो आप खैराती जो है ना रोटियां देते जाएं, वो बढ़ते जाएगा।
और फिर जो हमारी जो छोटी मोटी जो हमारे असासे हैं वो हम बेचते चले जाएंगे और एक दिन हम अपने ही मुल्क में गैर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने मुल्क में रहना है तो हमारी यहाँ चीजों को खुदारा कंट्रोल करें। इदारों को बेचने से पहले इदारों को बनाइए। अगर आप देख रहे हैं कि जनाब जोड़िया बाजार में हमने छापा मार लिया, आप उसको छापा क्यों नहीं मारते हैं कि जो इंपोर्ट कर रहा है, जिसने इंपोर्ट किया, अगर वो महंगा कर रहा है तो फिर आप उसके ऊपर क्यों नहीं असेंबली में काम करते हैं कि वो भी मजबूर है जो इंपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी कॉस्ट है, आपको पोर्ट के चार्जेस देने हैं, आपको टैक्स देना है, आपको ड्यूटीज देना है, इतनी सब कुछ देने के बाद तो आप इन चीजों की तरफ आए। हम असेंबलियों में क्या कर रहे हैं? आज भी इतने दिन हो गए इलेक्शन को लड़ रहे हैं कि जनाब पीटीआई बैठेगी या पीपल्स पार्टी बैठेगी या नून लीग बैठेगी। अवाम के लिए आप आए हो ना। अब अवाम के ऊपर आज भी हम 1969 का कस्टम एक्ट कर रहे हैं, 50 साल पुराना। उस एक्ट के ऊपर हमने कोई काम किया है? हम बात करते हैं हम 4 गटर के ढक्कन लगा दो, उसके बाद आपने देखा है लोग असेंबली में चले जाते हैं। 20 बसें ले आओ तो लोग समझते हैं जी 20 साल के जो मसले मसाइल हैं वो खत्म हो गए। या आप लोगों को ख्वाब दिखा दे कि कराची को मैं लाहौर बना दूंगा, फिर उसके बाद के हमारे पास तो जी हाथ बंधे हुए थे, हम मजबूर थे, फिर 4 साल बाद आप कहेंगे हमने ये हुकूमत छोड़ दी। ऐसे अगर मसले मसाइल होंगे तो फिर वही होगा आवाम के साथ। आज हमें इस चीज के ऊपर आवाम को एक होना है और कहना है कि जनाब आपने वादा किया था 300 यूनिट कम फ्री देंगे। उस वादे का क्या हुआ? पहले इस पे आ जाए। उस वक्त आपने तो ये नहीं कहा था कि जनाब अगर ये होगा तो मैं 300, आपने हमें आवाम को साफ साफ कहा था 300 यूनिट। आपने आवाम को कहा था कि मैं पानी दूंगा, आपने ये कहा था मैं तालीम दूंगा। मगर अगर ये सब चीजें हमारी बेसिक चीजें, हम कोई वॉन्ट्स नहीं मांग रहे, हम कोई हवाई जहाज नहीं मांग रहे, गाड़ियां नहीं मांग रहे, ऐशो आराम नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं बच्चों की जरूरत की चीजें हो। तो फिर आप चाइना या जापान उस वक्त बन सकते हैं जब आपके घर के अंदर सुकून हो। आज हर घर में परेशानी है। इसके ऊपर कोई टॉपिक, कोई सियासतदान बात नहीं कर रहा। एक कहता है मुझे एनआरओ दे दो, दूसरा कहता है मैंने सदर बनाना है, तीसरा कहता है मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, एक कहता है मुझे गवर्नरशिप दे दो, एक कहता है भाई सब कुछ दे देते हैं आपको, मगर आप हमें सिर्फ वो फॉर्मूला बता दें जिससे स्कूल की फीसें कम हो जाएंगी। क्या गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह कारकर्दगी दिखाएगी? इन चीजों के ऊपर आए, छोटे छोटे मसले मसाइल पे आए, फिर ये बात करें कि हमारे यहां इतनी इंपोर्ट महंगी क्यों बन रही है, ये रॉ मटेरियल क्यों हो रहा है, ये दवाइयों के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है हमारे पास। आप फॉरेनर आता है कहता है मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं 10,000 आदमी को एम्प्लॉय दूंगा, तो आप उसकी हर बात सुनना शुरू कर देते हैं। आपके पास कोई आता है कहता है कि मैं जी ये जमीन इतना लूंगा, सऊदीया में, दुबई में आप जमीन खरीदते हो, कहते हैं आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। हमारे यहां कोई रॉयल्टी नहीं है, जो मर्जी। देखिए प्लानिंग नहीं है ना। हमारे यहाँ जब तेल महंगा हो रहा होता है तब हम आलमी दुनिया से तेल खरीद रहे होते हैं। तो हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, स्टोरेज प्लान्स होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट इधर के हो, हमें IMF कहता है बिजली बढ़ा दो, हम कहते हैं हम मजबूर है। ठीक है मजबूर है तो फिर आप दूसरे ऑल्टरनेटिव, हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। भाई सोलर एनर्जी पे स्टेट बैंक जो है बगैर सूद के उधार देना शुरू करें कि भाई आप अपने अपने घरों में लगाओ, हम आपसे नहीं लेंगे सूद। तो ये अब ये प्लानिंग्स होती है ना। अब नहीं जी सोलर लगा दो, मैं सोलर कहां से लगाऊंगा? इतनी महंगाई में मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, उधार लेने जाता हूं तो 24% मुझे शरई सूद देने पड़ते हैं। तो शरई सूद को कम करना पड़ेगा, महंगाई को कम करना पड़ेगा अगर इस मुल्क में वाकई में लीडरशिप लाना चाहते हैं। मैं आज आपको बता दूं, जो भी हुकूमत महंगाई को कम करेगी ना तो तमाम पाकिस्तानी उसी का साथ देंगे। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने सबने वोट दे दिया। अभी हमें लड़ाइयां नहीं करनी है वोट पे। हम कहते हैं जो भी आए बस हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान ये सस्ता कर दे। सीमेंट की कीमतें आप देखें 200 रुपए बोरी थी, कहां चलेगी? हजारों में चलेगी। क्यों गई है? हमारे यहां इसलिए गई है कि कोई कंट्रोल नहीं कर पाता और हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। सीमेंट वाले स्टील के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, स्टील वाले गाड़ियों पे लगाते हैं। हम उसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ये महंगाई कर कौन रहा है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, ये हमारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ प्लानिंग। पार्लियामेंट जो है इन चीजों के लिए बनाए कि जिसे आप डिस्कस करें, कानून ऐसे बनाए जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी सनदें कोई चीज बना रही है उसका, अगर हारी हमारा किसान मेहनत करता है तो उसको अगर
फर्टिलाइजर जो है, खाद वगैरह सस्ती मिलेगी तो ही तो अनाज सस्ता होगा। अगर एक हारी को आप अनाज बना कहते हो कि अनाज उगाओ, अनाज उगाने के लिए उसे पेस्टिसाइड यानी स्प्रे वगैरह चाहिए होता है, वो आप इंपोर्ट करते हैं महंगा, फर्टिलाइजर महंगा। ठीक है सर, मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ मौजूद थे। इकबाल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। चीज़ें इस तरह से इस वक्त है पाकिस्तान में, ठीक है हमें गवर्नेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में खुद भी बहुत से ऐसे वसाइल हैं जिसको आप और मैं इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने आसपास एक दरख्त ही लगा लीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदे देगा। काफ़ी आपकी चीज़ों में जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कुछ नहीं तो आप कोई बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे नहीं जा सके, लेकिन छोटे पुर्जे बनाने में वो अपनी एक इंडस्ट्री लगाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उनमें उनका साथ दीजिए। कोई ना कोई काम ऐसा कीजिए जो कारोबार को तरक्की दे। हम सबका दिमाग जो है वो अनफॉर्चुनेटली 9 to 5 जॉब में उलझा हुआ है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं पाते हैं। शायद हमारा भी दिमाग बहुत महदूद हो गया है। हमें ये सोचने की बजाय कि हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है, कुछ ना कुछ अपने पास थोड़ी सी मेहनत के लिए एक्स्ट्रा वक्त निकालना और ये भी सोचना है कि हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।